आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिनाइसेंस इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर और सीईओ पंकज मुरारका साहब, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो मैक्रो से लेकर माइक्रो तक और कंपनियों की परफॉर्मेंस से लेकर इकोनॉमी के आंकड़ों पर रखते हैं बेहद गहरी पकड़। पंकज जी का लंबा गहरा अनुभव रहा है स्टॉक मार्केट का, और साथ ही साथ उन्होंने 28 साल से ज़्यादा इंडियन इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक किया है। पेशे से आप चार्टर अकाउंटेंट हैं और देश के दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, रेयर एंटरप्राइजेज जो राकेश झुंझुनवाला साहब की कंपनी है, मेरिल लिंच, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ आपने काम किया है और बड़े बड़े फंड्स आपने मैनेज किए हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड शामिल है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, ये मार्केट समझ नहीं आ रहा, न तो ये ढंग से गिरता है न बढ़ रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि अब मतलब वो कहना चाहिए क्या, फ्रस्ट्रेशन वाला मार्केट हो गया है कि भाई जो करना है एक बार कर दे। तो क्या करेगा, क्या गिरेगा कि बढ़ेगा, क्या लग क्या रहा है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं आपसे सहमत हूँ। बाजार एक रेंज में आ गया है। हम्म। तो इसमें दोनों तीनों फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली फॉरेनर्स की काफी बिकावली हुई है इंडिया में। अगर आप देखें 1 जनवरी से इसी साल में लगभग $26 बिलियन की सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं, एंड लास्ट ईयर भी उन्होंने $18 बिलियन की थी। तो एक फॉरेनर्स ने काफी बड़ा पैसा इंडियन मार्केट से निकाला है, बिकॉज बाकी मार्केट्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे वर्सेस इंडिया, और वहाँ पे ग्रोथ हायर थी। और प्लस ये जो ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसका भी हमारी इकोनॉमी पे सीधा इम्पैक्ट है और काफी बड़ा इम्पैक्ट है, और उसके चलते हमारी करेंसी पे भी इम्पैक्ट है। तो मार्केट एक रेंज में है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बताता है कि ये एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक शॉक हुआ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बताता है कि इंडिया इज अ लार्ज इकोनॉमी, इट्स अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। हम वाइल ये जो शॉक है, इसकी कॉस्ट तो हमें देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ करेंसी। हमारी 10-11% डिप्रिशिएट हो गई है पिछले एक साल में, और हायर ऑयल प्राइसेस हम दे ही रहे हैं एज ए कंट्री। बट हमारे पास वी हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस शॉक। एंड मुझे लग रहा है ये शॉक जो है ट्रांजिटरी है कहीं ना कहीं। अब ये कब होगा बोलना मुश्किल है, बिकॉज वी आर 4th मंथ इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। पर कहीं ना कहीं जाके होपफुली यूएस ईरान की पीस डील साइन होगी और हार्मुज खुलेगा और ऑयल प्राइस वापस एक लोअर लेवल पे सेटल होंगे। बिकॉज ये जो ऑयल प्राइस बढ़े हैं, ये डिमांड की वजह से नहीं बढ़े हैं, ये सप्लाई स्कैर्सिटी की वजह से बढ़े हैं। तो डिमांड अभी भी काफी बिनाइन है या मॉडरेट है ग्लोबली ऑयल की। तो कहीं ना कहीं जाके ये सेटल होगा, और उसका फॉर द टाइमिंग ये जो शॉक है ये ट्रांजिटरी है, मेरा मानना है, और वी कैन डील विथ इट। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट्स एक रेंज में रहे, बिकॉज मार्केट भी काफी कंफ्यूज है, एवरीडे न्यूज को रिएक्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स चाहे वो रिटेल हो चाहे इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी जिटरी हो रखे हैं। और ऑल्सो एक और जो नया पहलू आया है पिछले एक हफ्ते में, कि यूएस में ये काफी बड़े बड़े आईपीओ हो रहे हैं, जैसे हमने देखा है स्पेसएक्स का, और ये काफी बड़ी बड़ी फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो वो भी एग्जिस्टिंग मतलब उसमें भी इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग होल्डिंग से पैसा निकाल के उन आईपीओ के लिए एलोकेट कर रहे हैं। तो इन सबका भी इम्पैक्ट होता है मार्केट्स पे शॉर्ट टर्म में। मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में मार्केट्स चॉपी रहेंगे, जो हम कहते हैं मार्केट के भाषा में, और वोलेटाइल रहेंगे। पर ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इस तरह के जो टाइम होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज इंडिया एक लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रांग है, हेल्दी है, वो एक अच्छा टाइम रहता है स्टॉक्स अक्यूमुलेट करके बैठने के लिए। और ऐसे समय में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिटर्न आते हैं। एक ऐसी करेंसी क्राइसिस हमारी कंट्री में आई थी 2013-14 में। उस समय शेयर बाजार गिरे थे, पर उस समय जिन लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 1-2-3 साल का व्यू लेके, 2-3 साल बाद उस समय जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके काफी अच्छे रिटर्न्स आए थे। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, ये ट्रांजिटरी इकोनॉमिक शॉक है, एंड इसकी वजह से मार्केट दबाव में है, काफी स्टॉक प्राइस डाउन है। पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्ट करके काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं आने वाले 2-3 साल में। बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छे तरीके से समझा इस तरह की सिचुएशन जो कि बाजार रेंज बाउंड है, लेकिन इस रेंज बाउंड मार्केट में एक पोर्टफोलियो बनाने का आपके लिए बेहतरीन मौका है। युद्ध खत्म होना तो अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए, पूरी दुनिया भर के लिए, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी खास वजह आपको दिखती है भारतीय बाजारों में जिसकी वजह से तेजी बन सकती है? एक जो हम सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं, हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी में डिमांड काफी रेजिलियंट है। हम ऑटो नंबर्स देखते हैं तो डिमांड काफी स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिखने लगा है। अप्रैल और मई 2 महीने के जो क्रेडिट के आंकड़े आए हैं, बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ 16% है।
गवर्नमेंट ने अब पॉलिसी इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए इकोनॉमी को स्टेबल, एक तो करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए हमने देखा आरबीआई ने काफी इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे टैक्स एग्जम्पशन दे दिया है, एफसीएनआरबी का अनाउंसमेंट कर दिया, तो मुझे लगता है करेंसी कहीं ना कहीं संभलेगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अक्रॉस जो भी सेक्टर्स हैं, हम कंज्यूमर में भी देख रहे हैं तो रूरल डिमांड जो है वो काफी हेल्दी है। डिमांड मोमेंटम जो इकोनॉमी में एक डिमांड रिवाइवल हुआ था लास्ट ईयर जब जीएसटी कट आया था सितंबर, उसके बाद में वो डिमांड बरकरार है, वो डिमांड में वीकनेस नहीं दिख रही है। इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में, जब अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट जुलाई में आएंगे तो थोड़ा सा कंपनियों के मार्जिन पे असर दिखेगा, बिकॉज हायर ऑयल प्राइस की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है और कंपनियों ने पूरी प्राइस कस्टमर्स को पास ऑन नहीं की है। पर अंडरलाइन डिमांड स्ट्रांग है और वो शायद एक बार ऑयल जब भी ये पीस डील होगी, ऑयल करेक्ट होगा, तो वो मार्जिन वापस रिस्टोर हो सकते हैं। और प्लस मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जाके पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रही है जहां पे गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। तो उस डायरेक्शन में भी हमें काफी उम्मीद है कि गवर्नमेंट से हमें ज्यादा पॉलिसी इनिशिएटिव्स मिलेंगे। जैसे कि भी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने ई फ्यूल प्रमोट करने के लिए, ताकि हम ऑयल हमारा इंपोर्ट कम कर सकें, उसके ऊपर पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी जीरो कर दी है। तो उसकी वजह से जो ब्लेंडेड फ्यूल है, जो एथनॉल से ब्लेंडेड फ्यूल है, उसके प्राइसेस कम होंगे और वो उसकी ग्रोथ आएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। तो इस तरह के अलग सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसका मुझे लगता है कि इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कि परफेक्ट, ये बहुत ही बढ़िया आपने अच्छे से समझाया अभी कि किस तरह से एक्शन हो रहा है। अब बताएं पंकज जी, कहाँ आपको मौके दिखते हैं, कुछ अच्छी थीम्स, कुछ अच्छे सेक्टर्स जो आपको लगता है निवेश के लायक है इस वक्त? जो दो सेक्टर्स अनिल जी, जहां पे मुझे काफी अच्छी वैल्यू दिखती है, और ये दोनों सेक्टर जो है लास्ट एक साल में बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं, वो है बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी सेक्टर। मेरा ये मानना है ये दोनों सेक्टर में, बैंक्स में मुझे लगता है ग्रोथ यहाँ से इंप्रूव होगी। फॉरेनर्स ने काफी काफी ज्यादा फॉरेन ओनरशिप थी इसमें और उन्होंने काफी सेलिंग की है, उसकी वजह से स्टॉक्स स्टॉक्स प्राइसेस डाउन है लास्ट एक साल में, और स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। पर मुझे लगता है कि इंडियन बैंक्स एक काफी अच्छी मतलब हेल्दी बैलेंस शीट है, ग्रोथ आउटलुक यहाँ से इंप्रूव हो रही है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इतना लो है आज भी, देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग ग्रोथ रनवे फॉर वेल रन, वेल मैनेज बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज। सो आई, मतलब एक जो हाइपोथेसिस है कि इन बैंक्स का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में जो स्लो ग्रोथ हुई है उसको लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। इस तरह के अच्छी कंपनियों में इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लेने की अपॉर्चुनिटी ये 10 साल में एक बार आती है मार्केट में। तो मेरा ये निश्चित तौर पे फर्म बिलीफ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस तरह की अपॉर्चुनिटी को जाया या वेस्ट नहीं करना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए, और इसका निश्चित तौर पे फायदा उठाना चाहिए। लाइकवाइज आईटी सेक्टर में ये एआई के फियर से कि आईटी कंपनियों को हर्ट करेगी, काफी जोर से सेलिंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से और स्टॉक प्राइस काफी डाउन है। एक मैं आपको डेटा पॉइंट दे देता हूं कि पिछले 25 साल में इन्फोसिस 15 पी के नीचे 3 बार आया है। 2001 में जब टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन हुआ था, 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, और 2020 में कोविड क्राइसिस में। जब कभी भी वो 15 पी के नीचे आया, उस समय जिसने भी इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, आने वाले 3-4 साल में इन्फोसिस ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए। आज ये वापस एक हमें फोर्थ चांस मिला है लास्ट 26 सालों में, जब इन्फोसिस 15 पी के नीचे है। तो मुझे लगता है, एंड मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि वी आर ओनर्स ऑफ इन्फोसिस हमारे पोर्टफोलियोज में। तो मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर में एक मुझे काफी बड़ा एक ऐसा होता है, टाइम टाइम पे ऐसा होता है मार्केट के बिहेवियर में कि किसी सेक्टर में मार्केट ओवरली पेसिमिस्टिक हो जाता है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लो को देखता है और फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देता है। ऐसा एक टाइम हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2018 में, जब वो एनपीए ड्रिवन लॉसेस कर रहे थे और स्टॉक पिट के 150 रुपए हो गए, तो वहां से वो स्टॉक 8 गुना हो गया पिछले 8 सालों में। तो जब इस तरह का ओवर पेसिमिज्म किसी सेक्टर में या स्टॉक में हो जाता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी रहती है, और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उस अपॉर्चुनिटी का निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई भी कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर लंबे समय में देखिए कब आपके लिए किस शेयर में वैल्यूएशंस होते हैं आकर्षक, और जाहिर सी बात है जब आकर्षक वैल्यूएशन होंगे, अभी जिस तरह का माहौल है पंकज जी, किसी को अच्छा तो सुनना नहीं है आईटी के बारे में। कंपनियां बंद हो जाएगी, एआई का ये वो, लेकिन उस समय हिम्मत होती है कि मतलब आप इतने
टॉप क्लास फंड मैनेजर रहे हैं, तो कैसे सोचते हैं कि पूरी दुनिया तो कह रही कि एआई की तरफ भागो, उधर जाओ, और आईटी का हाल ऐसा है, तो सिर्फ वैल्यूएशन देखकर कैसे कॉल ले लेते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, खाली वैल्यूएशन देके कॉल नहीं लेना चाहिए, बिजनेस को समझना चाहिए। मेरा ये मानना है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये फियर ऑफ अननोन एक जो होता है फाइनेंशियल मार्केट में, ये फियर ऑफ नोन से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे लगता है काफी बड़ा ये मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एआई जो है हमारी आईटी कंपनी है उसके फ्यूचर के लिए हानिकारक है या इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। यस, इनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में इनको जब ये कंपनीज एआई के थ्रू कोडिंग करेंगी तो कुछ कॉस्ट बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास ऑन करने पड़ेंगे, वो चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में अगर दुनिया में एआई का इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्शन जो हम कहते हैं वो होना है, तो इन आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। तो एआई इनके लिए एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद होगा, ना कि नुकसानदायक होगा। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट जो है हर 15-20 साल में होते रहते हैं। दुनिया में पहले एक सोशल मीडिया का दौर आया था आज से 20 साल पहले, जब फेसबुक और ये गूगल वगैरह आए थे, फिर क्लाउड का दौर आया था। तो हमारी जो आईटी कंपनीज है ये काफी कॉम्पिटेंट कंपनीज है, काफी वर्ल्ड क्लास कंपनीज है। इन्होंने से मल्टीपल टेक्नोलॉजी साइकिल्स देखे हैं और ये अपने बिजनेस को और उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं और अपने लोगों को ट्रेन करके वो नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज देने में काफी सक्षम है। और उसके चलते इनकी बिजनेस की ग्रोथ भी काफी बढ़ जाती है, ग्रोथ रेट। तो वो एक जो स्लो ग्रोथ चल रही है आईटी कंपनीज की, एक टेम्पररी फेज है। ये जो एक फियर ऑफ अननोन है कि एआई कैन हार्म दिस कंपनी, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम लोग काफी मतलब हम लोग काफी जैसे रिसर्च लेवल पे हम लोग काफी काम काम करते हैं इंडियन कंपनीज के साथ में, ग्लोबल कंपनीज के साथ में, ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ में। तो ये हमारा ऐसा व्यू है कि इनफैक्ट एआई जो है इन कंपनियों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जब ये एक अननोन का फियर होता है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं। एंड मुझे लगता है आईटी सेक्टर में वैसा ही कुछ हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने इंटरेस्टिंग की कि अननोन जिसका पता नहीं, उस रिस्क के डर में उसको रिस्क समझ के बेच देना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। तो बैंक्स और आईटी पसंद है जहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटो पर पहले से पंकज जी बुलिश हैं, वहाँ पर भी आप मौके देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को राय दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत आभार आपका।